हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्रेनस्टॉर्म बायोलॉजी। ये हमारा पहला लेक्चर है और हम यहाँ डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स कवर करता है बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से, और इम्पॉर्टेंट है नीट सीईटी जैसे एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते वक्त हम सबसे पहले चैप्टर के कंटेंट्स देख लेंगे। तो इस चैप्टर में हमें देखना क्या है? एक्चुअली हमें रिप्रोडक्शन देखना है लोअर और हायर एनिमल्स का। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होगा कि क्या होते हैं लोअर एनिमल्स, व्हाट आर हायर एनिमल्स, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी होती है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन की सारी स्टेजेस क्या हैं, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लासेंटा क्या होता है, वो कहाँ पे अटैच होता है, पार्चुरेशन क्या होता है यानी कि जिसे हम कॉमन टर्म्स में डिलीवरी कहा करते हैं, लैक्टेशन क्या होता है, वो कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद हमें एक अलग सेक्शन देखना है जहाँ से शुरू होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्थ कैसी होनी चाहिए, उसको सही से कैसे रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। बर्थ कंट्रोल के सारे मेजर्स क्या हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होते हैं, और इनफर्टिलिटी कैसे आती है, उसकी वजह क्या है और उसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोअर एनिमल्स से। लोअर एनिमल्स आखिर कहाँ किसे जाए? तो याद रखिए, लोअर एनिमल्स वो है जिनकी रीढ़ में हड्डी नहीं होती या जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो कहे जाते हैं इनवर्टेब्रेट्स। ठीक है, एनिमल्स विदाउट बैकबोन, सिंपल है, इन्हें कहा जाएगा लोअर एनिमल्स। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? तो अर्थवर्म आता है, प्लानारिया आता है, सारी इंसेक्ट्स आते हैं। सी फूड में हम जो भी खाते हैं वो बहुत सी चीज़ें जैसे क्रॉफिश, मकड़ी, सी अर्चिन, वेल्क, सी गूसबेरी, फ्रेश स्पॉन्ज, सी वाटर एनिमोन, सेंटीपीड, ये सारे आते हैं लोअर एनिमल्स में यानी कि इनवर्टिब्रेट्स इस क्लास में। तो हायर एनिमल्स किसे कहा जाए? हायर एनिमल सिंपल है, उनका अपोजिट, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें कहा जाएगा हायर एनिमल्स। एनिमल्स विथ बैकबोन, सिंपल सी बात है। इसमें कौन आते हैं? हम यानी कि इंसान, ग्राउंड हॉग, वेल, एम्फीबियंस, सारी बर्ड्स, बट कुछ अलग वर्टिब्रेट्स जैसे रेप्टाइल्स, फिशेस, ये सारे एनिमल्स आएंगे हायर एनिमल्स में। तो हर किसी में रिप्रोडक्शन होता है। अब रिप्रोडक्शन है क्या चीज़? ये बनता है दो वर्ड से, री और प्रोडक्शन से। री यानी कि अगेन और प्रोडक्शन यानी कि टू मेक। सिंपल सी बात है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल नहीं, कोई फिजिकल नहीं, कोई न्यूक्लियर नहीं, कोई नहीं, सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जाहिर सी बात है इसमें बहुत सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, लेकिन हम उस डिटेल में अभी नहीं जाने वाले। इसमें होता क्या है? तो इसमें फॉर्मेशन होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का। अब वो ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या तो मल्टीसेलुलर हो सकता है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे रिप्रोडक्शन को? बाय डेफिनेशन, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ। सिंपल है। अगली स्लाइड देखते हैं। अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? दो मोड्स हैं यानी कि मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन की। एक है असेक्सुअल मेथड और दूसरा है सेक्सुअल मेथड। अब ये क्या होता है? उसमें से सबसे पहले देखेंगे हम असेक्सुअल मेथड। असेक्सुअल मेथड डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस नॉर द गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। इसमें कोई भी मियोसिस जैसी प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें ना तो गैमेट बनते हैं ना ही उनका फ्यूजन होता है। जाहिर सी बात है, अगर मियोसिस नहीं होगा तो गैमेट्स नहीं बनेंगे, अगर गैमेट्स नहीं बनेंगे तो फ्यूजन की तो बात ही नहीं आती। सिंपल सी बात है। अब अगर गैमेट्स नहीं बनने हैं तो भाई दो पेरेंट्स का क्या काम? सिंगल पेरेंट में काम चल जाएगा। एक सिंगल पेरेंट अपने जैसी प्रोजेनी बना सकता है। तो हम कहेंगे तीसरे पॉइंट में, प्रोजेनी और डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द सिंगल पेरेंट। जो बाप है, जो माँ है, वही उसका बच्चा भी है। ठीक है, ये रही मदर सेल, इसी का डिवीजन हुआ। डिवीजन ध्यान रखिए कि ये मियोसिस नहीं है, माइटोसिस है। ये बनी उसकी डॉटर सेल, ये बनी दूसरी डॉटर सेल।
यही तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, बच्चा भी तुम हो, सभी तुम ही हो, हम ऐसे कह सकते हैं। काफ़ी आसान सी प्रोसेस है। प्रोजेनी और डॉटर सेल्स आर आल्सो रेफर टू एज क्लोन्स। अब जाहिर सी बात है, अगर वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, यानी कि उनका डीएनए बिल्कुल सेम है। अगर सेम है तो तुम डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि मदर सेल कौन है और डॉटर सेल कौन है? अगर डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहे हो तो जाहिर सी बात है उसे क्लोन कहा जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आता है आखिरी पॉइंट, लोअर एनिमल्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय गेम्यूल फॉर्मेशन एंड बडिंग। अब गेम्यूल फॉर्मेशन और बडिंग, इसके अलावा भी बहुत सी मेथड्स हैं जिससे लोअर एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो अभी हमारी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो उन्हें स्टडी करना अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं है स्टेट बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से। तो हम वही देखेंगे जो स्टेट बोर्ड के सिलेबस में दिया है। उसमें से पहला पॉइंट आता है गेम्यूल फॉर्मेशन। अब गेम्यूल होता क्या है? तो इसे कहा जाएगा, पुरानी भाषा में गेम्यूल को कहा जाता था गैमेट जैसा या अंडे जैसा। ठीक है, क्योंकि अंडे को सबसे पहला खोजा गया, गैमेट कंसिडर किया जाता था, तो इसे भी उसी का नाम दिया गया है। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि लिखा हुआ है, इंटरनल बर्ड फॉर्म्ड ओनली इन स्पॉन्जेस। अब इसका एग्जाम्पल दिया है कि स्पॉन्जेस में ये प्रोसेस होती है। देखिए, आपने ये डायग्राम यानी ये पिक्चर कई बार देखी होगी डिस्कवरी चैनल पे, या जब गूगल कर लेंगे तो आपको ये ऐसे और इसकी तरफ बहुत से एनिमल्स मिलेंगे। ये कोई पत्थर नहीं है, ये खुद एक एनिमल है जिस पे चूना चढ़ा हुआ है। ठीक है, इस पे कैल्शियम के अलग अलग कंपाउंड्स की एक परत चढ़ गई है जिसकी वजह से दिखता ऐसा है, लेकिन ये असल में एक एनिमल है। ठीक है, ये स्पॉन्ज है। अब ये बहुत से सेल्स का मिलकर बना हुआ एक रूप है। ठीक है, देखिए अब इसमें डिस्कस किया गया है जैसे बहुत से सेल्स हैं, कोइनोसाइट्स हैं, पिनोसाइट्स हैं, पोरोसाइट्स हैं, स्पिक्यूल्स बनाने वाले अलग अलग सेल्स हैं। स्पिक्यूल कोई सेल नहीं है, ठीक है। अमीबोसाइट्स हैं, अमीबोसाइट्स के भी देखिए कितने सारे टाइप्स हैं, बहुत से टाइप्स हैं। तो ये सारे टाइप्स, अलग अलग सेल के सारे टाइप्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसे हम स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। इसमें से कुछ सेल डॉर्मेंट होते हैं तो कुछ सेल एक्टिव होते हैं। अब इनमें से आर्कियोसाइट्स पर ज़रा ध्यान दीजिए। आर्कियोसाइट्स में पावर होती है रीजनरेशन की। अगर इनमें रीजनरेशन की पावर है तो क्या ये गैमेट्स बना सकते हैं या फिर गैमेट्स के रूप वाले अलग अलग सेल्स बना सकते हैं? तो हाँ, ये बना सकते हैं। इन्हीं आर्कियोसाइट्स, ये आर्कियोसाइट्स कैपेबल होते हैं एक नए ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होने की। ठीक है, ये इस डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। द आर्कियोसाइट्स गेट कोटेड बाय अ थिक रेजिस्टेंट लेयर ऑफ सिक्रीशन बाय अमीबोसाइट्स। अब ये आर्कियोसाइट्स जब थोड़ा रूप बदलते हैं ड्यूरिंग देयर प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, तो ये अमीबोसाइट्स कहलाए जाते हैं। क्योंकि आप इसको पर्टिकुलरली कंसिडर नहीं कर सकते कि भाई अब आर्कियोसाइट्स रहे हैं या कुछ और बन गए हैं, तो इनका शेप थोड़ा चेंज होता है, इनकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी चेंज हो जाती है, इनकी थोड़ी बायोकेमिस्ट्री भी चेंज हो जाती है, अंदर से कुछ हद तक ही चेंज हो जाते हैं। तो अब इन्हें हम आर्कियोसाइट्स नहीं तो सिर्फ अमीबोसाइट्स बुला सकते हैं। द गेम्यूल इज फॉर्म्ड टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन। अब ये गेम्यूल बनता क्यों है, ये रीजन दिया हुआ है। ठीक है, कई बार ट्रू फॉल्स के रीजंस में भी ये चीज़ें आ सकती हैं कि गेम्यूल इज फॉर्म्ड टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस यानी कि वो कंडीशन जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, उनमें से एक पानी भी है जो ख़त्म हो चुका है, या इतना कम है कि अब ग्रोथ सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हो जाती है, यानी कि वापस आ जाती है, जैसे कि पानी, टेम्परेचर, सारी चीज़ें ठीक ठाक से मिलना शुरू हो जाती हैं, तब ये गेम्यूल हैच हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल बनता है जिसे हम स्पॉन्जिया कहते हैं। ठीक है, अभी दिखता कैसे है वो देखिए, अगली स्लाइड्स में आप देख सकते हैं। देखिए ये अंडे जैसा छोटा छोटा दिख रहा है, यही है हमारा गेम्यूल। अगर इसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखना चाहेंगे तो ये गेम्यूल कुछ इस तरह से देखिएगा। देखिए ये पूरा गेम्यूल है और उसके पास जो ये कांटे पड़े हुए हैं, ये कांटे ही हैं हमारे स्पिक्यूल्स। देखिए स्पिक्यूल्स किसी और माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप कोई और गेम्यूल देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसे दिख सकते हैं। और इसके अंदर जो सेल हैं
ये सेल्स बहुत छोटे छोटे बहुत से सेल्स होते हैं। इन सेल्स को कहा जाता है अमीबियोसाइट्स। अमीबियोसाइट्स इसलिए क्योंकि इनमें कोई शेप नहीं होता। अमीबा का अर्थ ही है, यानी कि मीनिंग ये है कि भाई कोई सेल, कोई शेप डिफाइंड, वेल डिफाइंड शेप नहीं है, और साइट यानी कि सेल, शेपलेस सेल, अमीबियोसाइट्स। ठीक है, देखिए किसी और माइक्रोस्कोप नीचे देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा भी दिख सकता है। ठीक है, जो ये रही डायग्राम जो ड्रॉ करी हुई है। अब इसमें देखिए आर्कियोसाइट्स यानी कि अमीबोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स को अमीबोसाइट्स भी बोल सकते हैं, ये दिखाए हुए हैं इसमें। इसमें आउटर मेम्ब्रेन है जो बाद में स्पिक्यूल्स बनाएंगी, यही है स्पिक्यूल्स। इनर मेम्ब्रेन भी है। अब ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये इस आर्कियोसाइट्स को यानी कि अमीबोसाइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हो जाते हैं तब ये एक ओपनिंग बना देती है, जिस ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। देखिए बुक में जो डायग्राम दी है वो ये दी होगी। ये है माइक्रोपाइल यानी कि ओपनिंग, मोनो एक्सोनिक स्पिक्यूल्स यानी कि एक साइड से एक ही काटा है बस, उसे कहेंगे मोनो एक्सोनिक यानी कि एंड स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स यानी कि काटे। इनर मेम्ब्रेन है, आर्कियोसाइट्स दिए हुए हैं, और उसके बाद है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर पूछी जाए कि मोनो एक्सोनिक स्पिक्यूल्स कहाँ मिलते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं बस ये, या तो फिर मेम्ब्रेन लिख दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद का टॉपिक आता है बडिंग। अब बडिंग क्या चीज़ है? बडिंग हम कह सकते हैं छोटी सी गांठ जिसको हम बोलते हैं वही होती है बडिंग। बड आ जाता है छोटा सा। तो इसकी प्रोसेस, डेवलपमेंट की प्रोसेस कुछ अलग है, और ये होती है हाइड्रा जैसे एनिमल्स में। ठीक है, हाइड्रा जैसे एनिमल्स और बहुत से अलग अलग कोरल्स में। तो ये जो यहाँ दिया हुआ है पिक्चर, ये है हाइड्रा का। आप देख सकते हैं इसकी साइज़ आधे मिलीमीटर के बराबर की साइज़ है। ठीक है, आधा मिलीमीटर चौड़ा है और 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा कुछ लंबा होता नहीं है। ये 3 मतलब आप अपनी आधी उंगली के बराबर की बस इसकी साइज़ होती है। ठीक है, अब बायोलॉजिस्ट ने फॉर द सेक ऑफ इजीनेस इनको कंसिडर किया है कि जो बड़ा है भाई उसको हम पेरेंट बोलेंगे, और जो छोटा है उसको बोलेंगे बड। सिंपल सी बात है। अब देखिए बर्डिंग की प्रोसेस होती कैसे। शुरुआत होती है एक छोटी सी ग्रोथ से, इसे कहेंगे स्मॉल आउट ग्रोथ। ठीक है, जो कि बेसल एंड की तरफ होती है, हमेशा बेसल एंड की तरफ होगी, यानी कि इसकी पूरी लंबाई के आधे से कहीं नीचे की तरफ, इसे कहेंगे बेसल एंड। ये धीरे धीरे फिर बढ़ने लगता है। आगे क्या होता है तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। देखिए बढ़ रहा है, इसकी साइज बढ़ रही है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ये अच्छे से शेप लेना शुरू कर देता है, इसके टेंटेकल्स वेंटेकल्स देखना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक यंग हाइड्रा बन जाता है जो सेपरेट हो जाता है उसके मदर बॉडी से। और यही यहाँ से यहाँ तक ये बड है। उसके बाद मैच्योर हो चुका है और उसके बाद डिटैच हो चुका है। अब डिटैच जब हो जाएगा तब ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा और हम इसे एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे। अब हम इसे एक हाइड्रा बुला सकते हैं, उससे पहले नहीं बोलेंगे। उससे पहले हम इसको बर्ड ही बोलेंगे जो फुल्ली मैच्योर हो चुका है। जब तक ये डिटैच नहीं होता तब तक ये बर्ड है, उसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब रीजनरेशन एक बोनस टॉपिक दिया हुआ है बुक में। अब रीजनरेशन होता क्या है तो सबसे पहले समझ लीजिए भाई, रीजनरेशन कोई रिप्रोडक्शन का मोड नहीं है। ठीक है, रीजनरेशन रिप्रोडक्शन का कोई टाइप नहीं है, ये कोई मोड नहीं है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन बस एक मैकेनिज्म है जिससे आप रिपेयर और रीग्रो कर सकते हैं या फिर कोई कटा छटा पार्ट रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारी स्किन कई बार डैमेज हो जाती है तो रिस्टोर हो जाती है, रिप्रोड्यूस थोड़ी हुई है। तो डैमेज पार्ट को कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिपेयर कर रहा है, रीग्रो कर रहा है या रिस्टोर कर रहा है तो हम उसे रीजनरेशन का नाम देते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए कुछ एनिमल्स लिए, जैसे प्लेनारिया, फ्लैटवर्म। ये देखिए प्लेनारिया को आप कहीं से भी काट दीजिए, ये रीजनरेट कर जाएगा। एक हिस्से में काटिए, 2 हिस्से में काटिए, तिरछा काटिए, आड़ा काटिए, कैसे भी काटिए, इसके नर्वस सिस्टम से लेके इसका सर्कुलेटरी सिस्टम तक पूरा रीग्रो कर जाता है ये। हाइड्रा की भी कुछ ऐसी ही केस होती है। अब ये रीग्रो कर गया, इससे 2 ऑर्गेनिज्म बन गए, लेकिन हम इसे रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं कहेंगे। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म खुद करता है, ये खुद नहीं किया उसने, ये हमने करवाया उससे।
स्टारफिश, स्टारफिश का भी एक एग्जांपल है। स्टारफिश के आप हाथ साथ काट दीजिए, ये फिर से रिग्रो कर जाएगा पूरे ऑर्गेनिज्म में। देखिए पूरा हाथ एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन चुका है। कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये रीजनरेशन की प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म्स अभी मैंने जो डिस्कस किया, स्टार सी, स्टारफिश, ये इनवर्टेब्रेट्स हैं। अब कुछ वर्टेब्रेट्स हैं जो ये कर सकते हैं। एक्सोलोटॉल ये भी कर सकता है, इसका लिम्बियम छाट दीजिए, इसके हाथ पैर काट दीजिए, फिर से रीजनरेट कर जाएगा। यहाँ तक कि इसकी स्पाइन भी अगर काट दी जाए तो ये रीजनरेट कर सकती है। फ्रॉग भी कर सकते हैं लेकिन टैडपोल्स की स्टेज में, उसके बाद ये जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब ये अपनी रीजनरेशन की कैपेसिटी खो देते हैं। ह्यूमंस में भी रीजनरेशन देखा गया है जो कि स्किन तक लिमिटेड है। उसके अलावा लीवर सेल्स में भी होता है। कई बार आपने सुना होगा कि भाई लीवर डोनेट कर दी, तो पूरी लीवर नहीं डोनेट की जाती, लीवर का कुछ हिस्सा होता है जो डोनेट किया जाता है। लीवर का बस कुछ हिस्सा होता है, 30% के करीब हिस्सा होता है जो डोनेट किया जाता है, और उसके बाद बची हुई लीवर फिर से रिग्रो कर जाती है पूरी लीवर में। ठीक है, आपको रीजनरेशन का टॉपिक अब समझ गया होगा। इसके बाद जो टॉपिक आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, समझ लीजिए, कुछ डाउट हो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर अपने नॉलेज को फैलाइए। आपका थैंक यू। फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में।